हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल डेंटल हिस्टो जोन। आज हम डेंटल हिस्टोलॉजी के फिफ्थ पीवाईक्यू को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको चार पीवाईक्यू जो है, चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराए हैं। कौन से चैप्टर? टूथ डेवलपमेंट चैप्टर के। इस सीरीज में मैं आपको हर रोज नए नए क्वेश्चन करा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आप मेरे साथ इस जर्नी में कंटिन्यूस जुड़े रहें ताकि आप डेंटल हिस्टोलॉजी को बहुत आराम से और इजीली प्रिपेयर कर सकें, आराम से उस सब्जेक्ट को समझ सकें और अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड इरप्शन ऑफ टीथ। इसमें हम सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि दांतों का डेवलपमेंट कैसे होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि इरप्शन कैसे होता है, टीथ का इरप्शन कैसे होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इससे पहले इस जर्नी में जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो क्या था। उस क्वेश्चन में मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया था, कंप्लीट स्टेजेस के बारे में बताया था डेवलपमेंट की। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर दिया तो इस क्वेश्चन में मैं दोबारा डेवलपमेंट को एक्सप्लेन क्यों करूंगी। इसका आंसर ये है कि जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें सिर्फ उस क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया था कि डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, टूथ डेवलपमेंट। तो उसके बिहाफ पे जो आपका पूरा का पूरा आंसर लिखना होता है एग्जाम में, वो कंप्लीट आंसर है जिसमें जिस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। तो इसमें कितने आपको डायग्राम बनाने हैं, कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और पूरा उसे डिस्क्राइब कैसे करनी है डेवलपमेंट की स्टेजेस को, वो उस क्वेश्चन में है। लेकिन अगर आपसे डेवलपमेंट के साथ साथ क्वेश्चन में इरप्शन के बारे में भी पूछा जाता है तो आपका जो कंटेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसमें थोड़ा डेवलपमेंट के बारे में लिखते हो आप, थोड़ा इरप्शन के बारे में लिखते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं डेवलपमेंट के। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर कैसे लिखना है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, कितना आंसर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन कौन से डायग्राम ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बनने ही बनने हैं। तो ये सब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो वो क्वेश्चन सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे था, उसका जो आंसर था, और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो डेवलपमेंट के साथ साथ इरप्शन के बेसिस पे भी रहेगा। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको इस जर्नी में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सारे आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। टूथ डेवलपमेंट से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक नहीं जाएगा। ये सारे के सारे टॉपिक आप कवर करते हैं तो आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे। आपको अलग से किताब पढ़ के या फिर कहीं और से नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने इस आंसर पे। एक बार फिर से हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड इरप्शन ऑफ टीथ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर, मतलब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में जब आप एग्जामिनर के सामने अपना आंसर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। अगर आपके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर लिखा हुआ है, प्रॉपर अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए हुए हैं, तो आपका स्कोर करने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे ने पढ़ाई करी है, बिल्कुल अच्छे से समझ के कराएं, इसलिए वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर रहते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल पैराग्राफ में लिखते हैं, बहुत सारा लिखते हैं और सिर्फ पेज भरने पे ध्यान देते हैं, कंटेंट पे ध्यान नहीं देते, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो जो हमारी नोटबुक चेक होती है तो मैं उसे पता लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल आंसर जब पॉइंट टू पॉइंट देती हूँ, आप बिल्कुल आराम से मेरे साथ जुड़ के इस पूरी सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आंसर को। इंट्रो में हम लिखते हैं कि टूथ डेवलपमेंट इज कॉल्ड ओडोंटोजेनेसिस, it being in sixth week of intrauterine life and continuous until tooth eruption। इसका मतलब है टूथ डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोजेनेसिस कहते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है कि टूथ डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? ओडोंटोजेनेसिस कहते हैं। ये सिक्स्थ वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के छठे महीने से ही हमारे दांतों का बनना शुरू हो जाता है और ये कॉन्टिन्यूस चलता है इरप्शन के टाइम तक। इरप्शन के टाइम तक ये वाले जो प्रोसेस है हमारे दांतों का बनना चलता रहता है। अब इसमें स्टेजेस के बारे में कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है हमारे टूथ डेवलपमेंट में, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, किस स्टेज पे क्या उसमें चेंजेस आते हैं दांतों में, कौन सी स्टेज होती है जो हमारे पूरे के पूरे दांत कंप्लीट बन जाते हैं, ये सब अब आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। 5 तरह की स्टेजेस होती है हमारे
टूथ के डेवलपमेंट में जो स्टेजेस आती है वो कितनी होती है? 5 होती हैं। सबसे पहले होती है बर्ड स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज होती है बर्ड स्टेज। अब इनिशियल स्टेज है तो बिल्कुल इनिशियली डेवलप हुई होगी, तो प्रेगनेंसी के 6 वीक्स में ही इंट्रायूटेराइन लाइफ यानी 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये वाली स्टेज बनना शुरू हो जाती है। कौन सी स्टेज? बर्ड स्टेज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओरल एपिथेलियम थिकन टू फॉर्म डेंटल लैमेला। मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन बताया था जिसमें सिर्फ मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया था, पढ़ाया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसके अंदर की जो कवरिंग होती है उसे हम ओरल एपिथेलियम कहते हैं। ओरल एपिथेलियम क्या करती है? अंदर की तरफ ग्रो करती है, ठीक है, अंदर की तरफ जाती है और एक स्ट्रक्चर को बनाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो अंदर की तरफ गया है ओरल एपिथेलियम हो गई और ये अंदर की तरफ ग्रो हुई, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम कहते हैं डेंटल लैमेला। क्या कहते हैं? डेंटल लैमेला। और डेंटल लैमेला जब भी अंदर की साइड एक ग्रोथ करता है, कैसी होती है ये ग्रोथ? बर्ड की शेप की तरह दिखती है। ये वाली ग्रोथ जो होती है बर्ड की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। इस वजह से इस स्टेज का नाम क्या पड़ा? बर्ड स्टेज पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ओरल एपिथेलियम क्या होती है? थिक होती है। ओरल एपिथेलियम क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है और वो क्या फॉर्म करती है? डेंटल लैमेला बनाती है। कैसे बनाती है? अंदर की तरफ ग्रो होके, ठीक है। स्मॉल राउंडेड एपिथेलियम इज ग्रो। अब जब डेंटल लैमेला ऐसे बन गया तो ये क्या करता है? अंदर की तरफ एक स्मॉल राउंडेड एपिथेलियम को बनाता है ऐसे, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? टूथ बर्ड। और उससे क्या फॉर्म होता है? टूथ बर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद डिसाइड द नंबर ऑफ टीथ। इस स्टेज में हम सिर्फ नंबर ऑफ टीथ डिसाइड कर सकते हैं, फिर उसकी पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं कि कितने दांत निकलेंगे या बनेंगे या फिर कहाँ पर उसकी पोजीशन क्या होगी। लेकिन इस स्टेज में हम बिल्कुल भी ये नहीं पता कर सकते कि उन दांतों की शेप क्या होगी, कैसे दिखते होंगे दांत। तो क्या पता लगता है इस स्टेज में? नंबर ऑफ टीथ के बारे में पता लगता है। ओरल एपिथेलियम ठीक होती है इस स्टेज में, बर्ड स्टेज में, और डेंटल लैमेला का फॉर्मेशन करती है। डेंटल लैमेला एक स्मॉल स्ट्रक्चर या स्मॉल एपिथेलियम बनाता है जिसे हम कहते हैं बर्ड। और उस बर्ड के हिसाब से उस बर्ड के ऊपर ही इस स्टेज का नाम क्या पड़ा? बर्ड स्टेज। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी पहली। तो आगे बढ़ते हैं, ये भी बर्ड स्टेज के बारे में। इसमें आगे और पॉइंट है बर्ड स्टेज के, टूथ बर्ड ग्रो इनटू अंडरलाइन एक्टोमीजन काइमा। इसका मतलब है कि जो हमारी ओरल एपिथेलियम होती है ये अंदर की तरफ ग्रो जो करती है तो किस टिश्यू के अंदर ग्रो करती है? उन टिश्यू का नाम क्या होता है? एक्टोमीजन काइमा, ठीक है। स्मॉल राउंडेड होती है, स्मॉल राउंडेड एपिथेलियम बनाती है ये, जिसे हम बर्ड कहते हैं। नो क्लियर शेप ऑफ क्राउन। इस स्टेज में बिल्कुल भी हम शेप का पता नहीं लगा सकते कि हमारी क्राउन जो होती है उसकी शेप क्या होगी। सेल अंडरगो रैपिड प्योरिफिकेशन। इस स्टेज के बाद जो दांत है वो कंटिन्यूस क्या होता है? अपने आप को चेंजेस, अपने आप में चेंजेस लाता रहता है, डिवाइड होता रहती है उसकी सेल्स, ठीक है। ये थी हमारी बर्ड स्टेज। आगे की स्टेज पढ़ते हैं, आगे आती है हमारी कैप स्टेज। ये सेकंड स्टेज होती है। टूथ बर्ड बिकम कैप शेप। इसका मतलब है जो हमारे दांत हैं इस वाली स्टेज में किसकी तरह दिखने लगते हैं? कैप की तरह दिखने लगते हैं। जैसे कि पहले ओरल एपिथेलियम थी जो अंदर के टिश्यू में ग्रो हुई थी और अंदर के टिश्यू का नाम क्या था? एक्टोमीजन काइमा। और जो स्ट्रक्चर बनाया था इसका नाम था डेंटल लैमेला। डेंटल लैमेला अंदर की तरफ एक राउंडेड एपिथेलियम बनाता है जिसे हम कहते हैं बर्ड स्टेज, ठीक है। अब ये जो बर्ड स्टेज होती है, ठीक, ये जो बर्ड के दिखने जैसी स्टेज होती है, बर्ड अपने आप को चेंज करके कैसी बना लेती है? कैप की तरह शेप बना लेती है। कैसी बना लेती है? कैप की तरह। अब शेप कैप की तरह हो गई तो इस वजह से इस स्टेज का नाम क्या रख दिया? कैप स्टेज, ठीक। 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और बनते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है? इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। सबसे पहले होता है एनिमल ऑर्गन, डेंटल पैपिला, डेंटल फॉलिकल या फिर डेंटल सैक। जो एनिमल ऑर्गन बनता है ये आने वाली स्टेजेस में किसका फॉर्मेशन करता है? एनिमल का। डेंटल पैपिला जो बनता है वो आने वाली स्टेजेस में डेंटिन का फॉर्मेशन करता है। डेंटल फॉलिकल्स और डेंटल सैक जो होते हैं वो आने वाली स्टेजेस में पीडीएल यानी पेरिडोंटम लिगामेंट और एल्वोलर बोन और सीमेंटम का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इस स्टेज में, कैप स्टेज में क्या चेंज आता है? ये 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जो आने वाली स्टेजेस में एनिमल, डेंटिन, एल्वोलर बोन, सीमेंटम और पीडीएल को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। यानी इस स्टेज में शुरुआत होने लगती है दांत के बनने की या इंटरनल टिश्यू फॉर्म होने लगते हैं।
अगली स्टेज जो आती है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है बेल स्टेज। बेल स्टेज में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन में। जो मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक्सटर्नल यानी बाहर से दिखने वाले चेंज होने लगते हैं। जैसे पहले बर्ड स्टेज से क्या बन गई, कैप स्टेज बन गई, ठीक है। अब कैप स्टेज से क्या बन जाएगी, बेल स्टेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये बाहर से दिखने वाले चेंजेस हैं। इसके साथ साथ हिस्टो डिफरेंशिएशन भी होने लगता है। हिस्टो डिफरेंशिएशन का मतलब है जो इंटरनल टिश्यूज में चेंजेस आते हैं। जैसे कि कैप स्टेज में क्या हुआ था कि टिश्यू बनने लगे थे, एनिमल ऑर्गन, डेंटल पैपिला, डेंटल फॉलिकल्स, जो किसका फॉर्मेशन करेंगे आने वाली स्टेजेस में, इनेमल बनाएंगे, डेंटिन बनाएंगे, सीमेंटम बनाएंगे। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में डेंटिन का फॉर्मेशन और एनिमल का फॉर्मेशन यानी एनिमल और डेंटिन का बनना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इंटरनल टिश्यूज में भी चेंज आ रहा है और एक्सटर्नल में भी चेंज आ रहा है। तो इस वजह से ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज बन जाती है, क्योंकि इस स्टेज में मॉर्फो डिफरेंशिएशन के साथ साथ हिस्टो डिफरेंशिएशन भी होता है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अब। इनेमल ऑर्गन, इनेमल ऑर्गन बिकम बेल शेप। जो हमारा इनेमल ऑर्गन होता है जो आने वाली स्टेजेस में इनेमल का फॉर्मेशन करता है, वो कैसा हो जाता है, बेल शेप का हो जाता है। इसलिए हम इस स्टेज को बेल स्टेज कहते हैं। डिफरेंशिएशन ऑस्टियोस, क्या क्या डिफरेंशिएट होता है इसमें। अब जो हमारा इनेमल ऑर्गन होता है उसकी बहुत सारे 4 तरह की सेल्स होती हैं। इनेमल ऑर्गन है तो इसकी 4 तरह की सेल्स होती हैं। सबसे पहले होती है आउटर इनेमल एपिथेलियम, इनर इनेमल एपिथेलियम, स्ट्रेटम रेटिकुलम और स्ट्रेटम इंटरमीडियम। ये 4 तरह की इसमें क्या होती है, लेयर्स होती हैं, सेल नहीं होती, सॉरी लेयर्स होती हैं। किसमें होती है, इनेमल ऑर्गन में। ठीक, इस स्टेज में क्या होता है, मॉर्फो डिफरेंशिएशन होता है, यानी डिफाइंड शेप एंड साइज ऑफ क्राउन। इस स्टेज में डिफाइन हो जाता है कि जो हमारे दांत है उसकी शेप क्या होगी और उसका उसके साइज क्या होगा। क्राउन की शेप और साइज को कौन सी स्टेज में डिसाइड होता है, बेल स्टेज में। हिस्टो डिफरेंशिएशन फॉर्म डेंटोब्लास्ट एंड एमाइलोब्लास्ट। इसका मतलब है कि इस स्टेज में हिस्टो डिफरेंशिएशन भी होता है। ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो आगे जाके डेंटिन का फॉर्मेशन में मदद करती हैं। तो इनर इनेमल एपिथेलियम क्या करता है, मैंने आपको जो इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन किया। इससे पहले आप उन क्वेश्चंस को देख के आ सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं। ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो डेंटिन का फॉर्मेशन करती हैं। और ये सेल कैसे बनती है ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं एमाइलोब्लास्ट। इसमें हिस्टो डिफरेंशिएशन होता है, नहीं क्या बनाता है, एमाइलोब्लास्ट को बनाता है। एमाइलोब्लास्ट भी एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है, इनेमल का फॉर्मेशन करती है। अगर आपको जानना है कि कैसे ओडोंटोब्लास्ट बना और कैसे एमाइलोब्लास्ट बना, कौन सी सेल्स डिफरेंशिएट हुई और एक स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाया ओडोंटोब्लास्ट और एमाइलोब्लास्ट, तो आप इससे पहले क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए हैं उन्हें जाके देख सकते हैं। इजीली आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले मैं आपको पूरा का पूरा आपको बेल स्टेज पढ़ाई, अब मैं इसके डायग्राम आपको समझाती हूँ। बेल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इसमें मॉर्फो डिफरेंशिएशन के साथ साथ हिस्टो डिफरेंशिएशन होता है। इस वजह से ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज बन जाती है। और इसका डायग्राम अगर आपको कभी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो आपको कंपलसरी हो जाता है कि आप बेल स्टेज का डायग्राम जरूर बना के आओ। तो इसमें 2 डायग्राम आते हैं हमारे। सबसे पहले आता है अर्ली बेल स्टेज। अर्ली बेल स्टेज का मतलब है जब अभी अभी बेल स्टेज बनना क्या हुई है, शुरू हुई है। ठीक है, तो देखते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले जो हमारा इनेमल ऑर्गन था, मैंने बताया था इनेमल ऑर्गन की 4 तरह की लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है आउटर इनेमल और आउटर इनेमल एपिथेलियम। दूसरी होती है इनर इनेमल एपिथेलियम होती है। डेंटल पैपिला होता है। डेंटल पैपिला का क्या फॉर्म करता है आने वाली टाइम में, डेंटल पैपिला किसको बनाता है, डेंटिन को और पल्प का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद डेंटल फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, जो बाहर सेल्स होती है ना, ये क्या करती है, जो हमारा इनेमल ऑर्गन होता है उससे कवर करती हैं। और वो कौन सी सेल्स होती है, डेंटल फॉलिकल्स। डेंटल फॉलिकल्स आने वाली टाइम में, आने वाली स्टेजेस में सीमेंटम, पेरिडोंटियम, लिगामेंट और एल्वोलर बोन का फॉर्मेशन करती हैं। जो अंदर की साइड ये सेल्स होती हैं एनिमल ऑर्गन के, उन्हें हम डेंटल पैपिला कहते हैं। डेंटल पैपिला आने वाली स्टेजेस में डेंटिन का और पल्प का फॉर्मेशन करती हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बेल स्टेज में, अर्ली बेल स्टेज में बन जाता है।
और एमाइलोब्लास्ट सेल्स भी बन जाता है। मैंने अभी थ्योरी में बताया आपको। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स और अमाइलोब्लास्ट सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं और ये सेल्स इनेमल और डेंटिन के फॉर्मेशन में मदद करती हैं। अब जो तीसरी लेयर होती है एनिमल ऑर्गन की होती है स्ट्रेटम इंटरमीडियम और एक होती है स्ट्रेटम रेटिकुलम। स्ट्रेटम रेटिकुलम क्या होती है? इनर टिश्यू होते हैं ये, और ये स्टार शेप की लेयर्स होती हैं, स्टार शेप की सेल्स होती हैं। स्ट्रेटम इंटरमीडियम होता है, जो स्ट्रेटम इंटरमीडियम होता है हमारा, वो क्या मदद करता है? स्ट्रेटम इंटरमीडियम अमाइलोब्लास्ट को हेल्प करता है जल्दी से जल्दी एनिमल का फॉर्मेशन कराने के लिए। ठीक है, ये आपको अर्ली स्टेज समझ आई, अर्ली बेल स्टेज। अब हम पढ़ते हैं लेट बेल स्टेज। ठीक है, लेट बेल स्टेज में क्या होता है? अर्ली बेल स्टेज में वो स्पेशलाइज सेल्स बनी थी ताकि एनिमल और डेंटिन का बनना शुरू हो सके। जो हमारी लेट बेल स्टेज होती है उसमें होता है कोलैप्स हो जाती है। अब स्ट्रेटम रेटिकुलम क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब है कि जब एनिमल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है तो इसके ऊपर एनिमल का डिपोजिशन हो जाता है। इस वजह से स्ट्रेटम रेटिकुलम क्या हो जाती है? कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। एमाइलोब्लास्ट होता है ताकि वो एनिमल का फॉर्मेशन कर सके, और लेट बेल स्टेज में क्या होता है? एनिमल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, एनिमल बनने लगता है, डेंटिन भी बनने लगता है। आउटर एनिमल एपिथेलियम होता ही है। बाहर के जो टिश्यू होते हैं वो डेंटल सैक होते हैं, अंदर के जो टिश्यू होते हैं डेंटल पैपिला होते हैं, और ओडोंटोब्लास्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो डेंटिन के फॉर्मेशन में मदद करती है। डेवलपिंग पल्प होता है, इसमें पल्प का फॉर्मेशन यानी डेवलप पल्प नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ डेवलपिंग पल्प। ये कंफ्यूजिंग के लिए, आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए लिखा हुआ है। डेवलपिंग पल्प का मतलब है जो हमारे अंदर के टिश्यू थे, कौन से थे? डेंटल फॉलिकल्स थे, और डेंटल फॉलिकल्स जो होते हैं, नहीं डेंटल पैपिला थे, सॉरी। और डेंटल पैपिला क्या करते हैं? आने वाली स्टेजेस में पल्प को डेंटिन के बनने में मदद करते हैं। इस वजह से डेंटल फॉलिकल टिश्यू ही है, और उसमें इसमें लिख दिया कि डेवलपिंग पल्प, क्योंकि ये आने वाली स्टेजेस में पल्प का भी फॉर्मेशन करेंगे। इस वजह से फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसमें आर पे लिखा हुआ है डेवलपिंग, नॉट डेवलप। ठीक है, आपको मैंने दोनों बताया, दोनों डायग्राम समझाया, लेट और अर्ली बेल स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या अलग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आएगा? आगे है हमारी एपोजिशन। अब हम पढ़ते हैं अपनी एपोजिशन एंड मैच्योरेशन। ठीक, ये हमारी बेल स्टेज के बाद होता है। बेल स्टेज में हमारा एनिमल और डेंटिन का फॉर्मेशन शुरू हो गया, तो इसमें हार्ड टिश्यू हम किसे कहते हैं? हार्ड टिश्यू होते हैं हमारे एनिमल और डेंटिन। तो एनिमल और डेंटिन क्या हुआ? ले डाउन यानी बन गए, बेल स्टेज में बन गए। डिफाइंड फॉर्म फर्स्ट। डिफाइंड फॉर्म फर्स्ट यानी सबसे पहले क्या होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनती है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स सबसे पहले डेंटिन का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि डेंटिन के ऊपर क्या होती है? एनिमल की कवरिंग होती है। दूसरा क्या होता है? अमाइलोब्लास्ट सेल्स बनती है, और वो क्या करती है? एनिमल का फॉर्मेशन करती है। यानी सबसे पहले डेंटिन का फॉर्मेशन होता है, डेंटिन कंप्लीट बन जाता है, उसके बाद एनिमल का फॉर्मेशन होता है। क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, रूट फॉर्मेशन भी। यानी क्राउन फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है? अपोजिशन स्टेज, मैच्योरेशन स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, क्राउन हमारी कंप्लीट बन जाती है, और हमारे रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, रूट बनना शुरू हो जाती है। क्राउन में हमारी एनिमल और डेंटिन बनती है, और वो पूरी की पूरी बन के कंप्लीट हो जाती है। आगे हम देखते हैं रूट फॉर्मेशन। अगर आपको रूट के फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट जानना है कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है, तो ये सब इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं, क्वेश्चंस हैं, उसमें आप जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं सिर्फ शॉर्ट पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें आपको डेवलपमेंट और इरप्शन दोनों के बारे में लिखना है, तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट के बाद बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, और उसके बाद इरप्शन के बारे में। तो इस वजह से अगर आपको बिल्कुल डीपली और अच्छे से समझने इन स्टेजेस को, रूट फॉर्मेशन का मैंने एक सिंगल क्वेश्चन पीवाईक्यू दिया हुआ है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो अब आता है क्राउन बन गई है हमारी, अब आता है रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन कब होती है? आफ्टर क्राउन कंप्लीट, क्राउन के कंप्लीट होने के बाद होती है। कंट्रोल बाय हार्डविक एपिथेलियम रूट शीथ। और जो हमारी रूट फॉर्मेशन होती है, इसे कौन कंट्रोल करता है? उसे कंट्रोल करने वाली जो सेल्स होती हैं वो होती है हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट सेल्स होती हैं। हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट सेल्स बैंड्स एट सर्वाइकल लूप गेट ग्रो डाउनवर्ड टू शेप ऑफ क्राउन। इसका मतलब है जो हमारा सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सर्वाइकल लूप। जो हमारा आउटर एनिमल एपिथेलियम और इनर एनिमल एपिथेलियम होता है, ये जहाँ पर मिलते हैं उस जंक्शन को कहते हैं हम सर्वाइकल लूप्स कहते हैं।
हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट क्या करता है, अंदर की साइड ग्रो करते हैं। क्या करते हैं ये, अंदर की साइड ग्रो करते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड ग्रोथ होती है इनकी, और ये सर्वाइकल लूप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट, इसमें रूट फॉर्मेशन आपको अगर कंप्लीट समझना है तो आपको इससे पहले वाली वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। ओडोंटोब्लास्ट फॉर्म रूट डेंटिन, यानी सबसे पहले ओडोंटोब्लास्ट होता है जो रूट डेंटिन का फॉर्मेशन करता है। हार्डविक ब्रेक्स डाउन सेल ऑफ डेंटिनल फॉलिकल। इसका मतलब है कि हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट जो होती है वो रूट के फॉर्मेशन में मदद करती है। उसके बाद जब रूट का बनना शुरू हो जाता है, रूट का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसके ऊपर डेंटिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या बना था, एनिमल से पहले डेंटिन बना था। डेंटिन के डिपोजिशन होने के बाद जो हार्डविक एपिथेलियम रूट शीट होती है ये अपने आप को ब्रेक करने लगती है। क्या करने लगती है, ब्रेक करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाने लगती है। और वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कहाँ जाके डिपॉजिट होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं पेरिडोंटियम लिगामेंट में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और रूट फॉर्मेशन के टाइम पर ही जो हमारा डेंटल फॉलिकल्स होता है वो क्या करते हैं, सीमेंटम, पेरिडोंटियम लिगामेंट और एल्वोलर बोन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। यानी सीमेंटम और पेरिडोंटियम लिगामेंट, एल्वोलर बोन किस स्टेज में बनती है, रूट फॉर्मेशन स्टेज में बनती है। कंटेन डेंटिन फॉर्म्स सीमेंटोब्लास्ट एंड सीमेंटम। इस स्टेज में जब डेंटिन बन जाती है उसके बाद इस स्टेज में रूट फॉर्मेशन स्टेज में किसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है, सीमेंटोब्लास्ट बनती है, सेल्स बनती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीमेंटम में कन्वर्ट हो जाती है। डेंटल फॉलिकल्स ऑल्सो फॉर्म पीडीएल यानी पेरिडोंटियम लिगामेंट और एल्वुलर बोन के फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। रूट फॉर्मेशन कंप्लीट होता है कम से कम 3 साल का टाइम लग जाता है आफ्टर इरप्शन। इरप्शन के बाद भी 3 साल का टाइम लग जाता है रूट को कंप्लीट बनने के लिए। तो इस वाले लेक्चर में, इस वाली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ डेवलपमेंट तक पढ़ाया। इसके आगे जो है इरप्शन है, इरप्शन के बारे में और टाइम और स्टेजेस ऑफ इरप्शन, ये सब मैं आपको इससे अगली वाली वीडियो जो होगी उसमें बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इस वजह से आधा पार्ट इस वीडियो में रहेगा, आधा पार्ट अगली वीडियो में रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इरप्शन ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे और इरप्शन टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा टाइम पीरियड में कौन सा टीथ इरप्ट होता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम इरप्शन के बारे में आपको समझाएंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं। बाय बाय।